Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in lecture number 2 I will discuss 6 topics. First, uses of accounting data. Second, bookkeeping, career opportunities in accounting, generally accepted accounting principles, accounting assumptions and forms of business. In the last lecture, we have studied that the main purpose of accounting is to communicate the financial information to the interested users. So who are these interested users? The interested users can be divided into internal users and external users. In this slide, we first discuss the internal users. The finance department, marketing, human resources, management. These are basically the internal users of financial data. एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो है जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है या मार्केटिंग का होता है या ह्यूमन रिसोर्स होता है या मैनेजमेंट होती है तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं। तो जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस वालों को कंसर्न है कि वो ये जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिखा है, इज कैश सफिशिएंट टू पे डिविडेंड्स टू माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक होल्डर्स। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास क्या इतना कैश अवेलेबल है कि हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड्स पे कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिलेगी कि हमारे पास कितना कैश जो है वो अवेलेबल है। तो उसको देख के फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि हमें डिविडेंड्स पे करने चाहिए या हमें डिविडेंड्स पे नहीं करने चाहिए। इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट प्राइस शुड एप्पल चार्ज फॉर आईपॉड टू मैक्सिमाइज द कंपनीज नेट इनकम। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि हम जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या प्राइस चार्ज करें जिससे हम कंपनी की नेट इनकम को इंक्रीज कर सकें। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है जैसे कैन जनरल मोटर्स अफोर्ड टू गिव इट्स एम्प्लॉइज पे रेजेस दिस ईयर। यानी ये भी जब तक उनके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें एम्प्लॉयज़ की पे को इस पेज जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है जब उनके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी टाइमली। इसी तरह जो मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल विच पेप्सी कंपनी प्रोडक्ट लाइन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, शुड एनी प्रोडक्ट लाइन बी एलिमिनेटेड। ये मैनेजमेंट का ये कंसर्न है, वो ये देखना चाहती है फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी कंपनी उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है बल्कि लॉस में जा रही है और क्या हमें उससे एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो ये सारे जो डिसीजन ये डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो कि उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से यानी जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रोसेस पढ़ा है उस प्रोसेस के थ्रू जब उनको कम्युनिकेट होगी तो फिर उसको वो सामने रख के डिसाइड कर सकें। जिस तरह इंटरनल यूजर जो है उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि उनके जो कंसर्न्स हैं उनको वो एड्रेस कर सकें। इसी तरीके से एक्सटर्नल यूजर जो है उनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं यानी कि जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर, या वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो कि फ्यूचर में उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनके वो अपने कंसर्न्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है इन्वेस्टर्स ये क्वेश्चन करता है, इज जनरल इलेक्ट्रिक अर्निंग सेटिस्फैक्टरी इनकम। यानी वो ये देखना चाह रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या जो जनरल इलेक्ट्रिक है, ये जो कंपनी है वो अब जो इनकम अर्न कर रही है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। अगर वो सेटिस्फैक्टरी है तो वो ये डिसाइड करेंगे कि हमें, या नहीं है तो ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस जो बिजनेस है इसमें इन्वेस्टमेंट को मेंटेन रखना चाहिए, फर्दर और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करनी चाहिए। इसी तरह जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा वो ये देखेगा कि क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। इसी तरह इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी कंपैरिजन भी करते हैं कंपनीज का, और ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस कंपनी का साइज बड़ा है। तो उस बेस के ऊपर भी वो जो ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्रेडिटर्स जो होते हैं
ये वो अकाउंट्स हैं या वो लोग हैं जिनके पैसे कंपनी ने देने होते हैं। यानी आप जब किसी से क्रेडिट के ऊपर परचेज करते हैं, यानी आपसे डेट भी कह सकते हो, यानी आप किसी जब क्रेडिट के ऊपर परचेज करते हैं तो आप जो है वो लायबल होते हैं कि आप उस क्रेडिटर को टाइमली पे ऑफ करें। तो क्रेडिटर का ये कंसर्न है, जैसे ये क्वेश्चन है कि विल यूनाइटेड एयरलाइंस बी एबल टू पे इट्स डेट्स एज दे कम ड्यू, यानी कि जो कंपनी है क्या उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो टाइमली अपने डेट्स पे ऑफ कर सके। तो क्रेडिटर अगर वो एग्जिस्टिंग क्रेडिटर है तो वो हो सकता है, अगर उसको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करेगा, अगर वो ये समझता है कि इस कंपनी में तो इतनी एबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में उस कंपनी को क्रेडिट के ऊपर जो है वो सेल ना करे। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जो पोटेंशियल जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं, तो वो भी जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखें और वो ये समझें कि इस कंपनी में इतनी एबिलिटी नहीं है या इतनी एबिलिटी है, तो फिर वो उसको जो है वो जो प्रोडक्ट है अपनी, उसको वो क्रेडिट के ऊपर सेल करे या वो उसको क्रेडिट के ऊपर सेल ना करे। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है उसका डिफरेंस ये है कि बुक कीपिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है इट इज लिमिटेड टू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, जबकि जो अकाउंटिंग है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आती है, एनालिसिस भी आता है, इंटरप्रिटेशन भी आती है। तो अकाउंटिंग जो है एक वास्ट फील्ड है और बुक कीपिंग जो है वो उसका एक पार्ट। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन अकाउंटिंग। कोई भी स्टूडेंट हो जब वो सब्जेक्ट लेता है तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कि क्या मैं या ये पूछते हैं अपने आप से कि क्या मैं इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर जो है वो डेवलप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कि हमने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरेस्ट नहीं होता है उस सब्जेक्ट के अंदर या उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ वो इस वजह से उस फील्ड में चले जाते हैं कि उस फील्ड में वो ये समझते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना करियर जो है वो उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक मेरे नज़दीक रॉन्ग अप्रोच है। लेकिन खैर, अगर हम अकाउंटिंग को देखें तो आप कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ले, चाहे वो बिजनेस फॉर प्रॉफिट हो या चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो या चाहे वो स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन हो, आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप स्कूल में चले जाएं, आप कॉलेज में चले जाएं, आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, आप प्राइवेट बिजनेसेस में चले जाएं, आप मल्टी नेशनल्स में चले जाएं, आप बैंक्स में चले जाएं, आप वापडा में चले जाएं, आप जो है वो गैस सुई सुई सदर्न गैस चले जाएं, सुई नॉर्दर्न गैस चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, आपको या आप ओजीडीसीएल चले जाएं, आपको अकाउंट्स का डिपार्टमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के बगैर कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हर बिजनेस को ट्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए और टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो एक ही डिपार्टमेंट जो है वो दे सकता है, एंड दैट इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसीलिए जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है एक बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अकाउंटिंग के अंदर जो है वो आपके पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, कि आप किसी भी जगह पे फिट इन हो सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि हर कंपनी या हर बिजनेस छोटा है, प्राइवेट है, पब्लिक है, वहाँ पे अकाउंटेंट चाहिए होता है। तो अकाउंटिंग जिसने अगर स्टडी की हो, जिसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो इजीली उसको जॉब मिल सकती है। हम देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जैसे कि पब्लिक अकाउंटिंग है, उसमें वो ऑडिटिंग में जा सकता है, टैक्सेशन में जा सकता है, एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विंग द जनरल पब्लिक, मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विसेज में जा सकता है। इसी तरह जो प्राइवेट अकाउंटिंग है, जैसे कि आपने बहुत सारे जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उसके अंदर अपना करियर डेवलप कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग है, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो
जहाँ पे जो इंडस्ट्री है वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ख़ासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट की डिमांड जो है सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह बजटिंग कर सकते हैं आप, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है या टैक्सेशन है। इसी तरह गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जैसे कि आप कैरियर डेवलप कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल वापडा है या पीटीवी है या एफपीआर है या एससीसी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। इसी तरह पब्लिक कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट या लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर। इसी तरह अगर नॉट फॉर प्रॉफिट यानी एनजीओ है तो उसमें भी आपको इजीली वहाँ पे भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, तो आप वहाँ पे भी जो है वो अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। रिपोर्टिंग कंट्रोल फॉर गवर्नमेंट यूनिट्स, फाउंडेशंस, हॉस्पिटल्स, लेबर यूनियंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, चैरिटीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती है। ईदी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिलेगा। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और इसलिए इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी तरीके से आती है और आप एक ऑनेस्ट भी हैं, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस बंदे की ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स का साथ आप खेल रहे होते हैं। तो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ पे कोशिश ये होती है, कोई भी बिजनेसमैन होगा वो ये चाहेगा कि ये जो अकाउंटेंट है ये ईमानदार आदमी है। तो इसलिए जो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अकाउंट्स के अंदर जो है वो कैरियर डेवलप करें, तो तो आपको चाहिए कि फिर आप अकाउंट्स को जो है वो सीरियसली लें और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि आप अगर कल को जॉब सीख करें तो फिर आपको आसानी से किसी भी जगह पे प्लेस हो सके। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसे गैप भी कहते हैं। The accounting profession has developed standards that are generally accepted and universally practiced. बेसिकली जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आप उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं करते, बल्कि आप किसी प्रिंसिपल्स को या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसके लिए जो अकाउंटिंग जो बॉडीज़ हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। एक जो है वो जो प्रोमिनेंट है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी गैप, जो कि यूएस के अंदर ज़्यादा यूज होता है। तो गैप जो है उसने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए और उन स्टैंडर्ड को फॉलो करके फिर हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, नोट डिस्क्लोजर्स है, और इस इंफॉर्मेशन को फिर जो है वो वेरियस यूजर्स जो है उसको यूज करते हैं। ये यूजर्स जरूरी नहीं है कि उसी मुल्क के अंदर ही हो, विद इन दैट कंट्री हो। ये आप जब इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो आपके जो यूजर्स हैं वो एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं वो फिर आपके इंटरनेशनल यूजर बन जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने किसी और तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं या अपने ही तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज में उन लोगों को इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है इसमें, तो वो जब आप उनको अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो आप भेजते हो तो उनको समझ नहीं आती कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए फिर वो आपसे खुद कहते हैं कि आप ऐसे करें कि आप इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है हमें अपनी स्टेटमेंट्स भेजें, ताकि हम उसको समझ सकें और कुछ डिसाइड कर सकें। तो जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है उसके अंदर हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि इस केस में है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी गैप, और यूएस में जो है वो गैप जो है उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वर्ल्ड में स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके इकोनॉमिक इवेंट्स को रिपोर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसे हम FASB भी कहते हैं। इस तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है SEC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है IASB। तो ये वो बॉडीज है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है इंटरनेशनली और फिर उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको फॉलो किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ में हम देखते हैं कि ओवर 100 कंट्रीज यूज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। 100 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे IFRS जो है उसको फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान में भी जो है IFRS को फॉलो किया जाता है।
और यूएस में नॉर्मली जो है वो ज़्यादातर गैप को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कंपनीज इन द यूरोपियन यूनियन फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। द differences between US and international standards are not generally significant. यानी गैप में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं दुनिया के अंदर वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको फॉलो करके आप इकोनॉमिक इवेंट्स को रिपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि इसको इसलिए भी फॉलो किया जाता है, एक तो इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि आप इसको जज कर सकें कि तमाम कंपनीज को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब आप ऑडिट करते हैं किसी कंपनी का तो आप ये देखते हो कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो किया है, क्योंकि बाकी ममालिक जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो उनके लिए फिर आप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है, और इस बेस के फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड्स की तरफ आना पड़ता है, और बॉडीज़ ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उनको सेट किए और फिर कंट्रीज उनको फिर फॉलो करती हैं। In this slide, I will discuss three basic assumptions that are followed to report economic events. The first assumption is historical cost principle or cost principle. It dictates that companies record assets at their cost. ये प्रिंसिपल जो कॉस्ट प्रिंसिपल है ये कहता है कि जब हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लैंड परचेज की है 1 मिलियन की, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको 1 मिलियन से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हमें पता है कि मार्केट के अंदर प्राइसेस चेंज होती रहती है, तो मार्केट में प्राइसेस के चेंज होने से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉस्ट जो थी जिस पे हमने उसको परचेज किया था उसी को हम मेंटेन रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आज से 1 साल गुजर गया है, तो 1 साल के बाद अगर लैंड की प्राइस में चेंज आ गया है तो हम उससे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसी के ऊपर हम उसको मेंटेन रखेंगे। जैसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसमें प्राइसेस के चेंज होने से हम एसेट्स की प्राइस को चेंज नहीं करते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसको उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन रखते हैं। दूसरी assumption जो हम यूज़ करते हैं दैट इज मॉनेटरी यूनिट assumption. It requires that companies include in the accounting records only transaction data that can be expressed in terms of money. इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम ट्रांसलेट कर सके पैसे के अंदर, मनी के अंदर, हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और जिन एक्टिविटीज़ को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं पैसे में, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा कि लैंड हमने परचेज की है, तो लैंड को हम जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हमने कितने पैसों की वो खरीदी है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की स्किल्स है या नॉलेज है, हम उसको जो है वो ट्रांसलेट पैसे में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो या जिसको हम इजीली पैसे में ट्रांसलेट कर सकें। थर्ड assumption है इकोनॉमिक एंटिटी assumption. An economic entity can be any organization or unit in society, for instance, corporation, school, etc. The assumption requires that activities of the entity be kept separate and distinct from the activities of its owner and all other economic entities. इकोनॉमिक एंटिटी assumption जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के अंदर, जिसमें हम सेपरेट कर देते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ को और ऑनर की एक्टिविटीज़ को। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बिजनेस के, उसमें हम सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ही रिकॉर्ड करते हैं, ऑनर की एक्टिविटी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर ऑनर ने अपने पैसों से, एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल और उसका एक ऑनर है, और ऑनर ने अगर अपने पैसे यूज़ करके जो है वो कोई चीज़ खरीदी है, तो उसका बिजनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। या ऑनर जो है अपने घर में जो बच्चों के एजुकेशन पे अगर कोई एक्सपेंस करता है तो उसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर वो बिजनेस में से पैसे निकालेगा तो फिर उसका रिलेशन जो है बिजनेस से बनता है, क्योंकि बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, कैश वहाँ से रिड्यूस होगा, तब तो हम उसको बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिजनेस अफेक्ट नहीं हो रहा है, वो अपनी पर्सनल जो है वो अकाउंट से वो पैसे इस्तेमाल कर रहा है,
तो फिर हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करें। तो ये इकोनॉमिक एंटी असम्पशन जो है बड़ा आसान है, क्लियर है, कि हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जो ऑनर से रिलेटेड या ऑनर के जो पर्सनल एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड नहीं होती। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, थर्ड चीज़ ये है कि हमने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप क्या है। तो यहाँ पे जैसे 3 टाइप्स, जो मेन टाइप्स हैं वो लिखी हैं कि सिंगल या प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, so there are 3 major forms of business ownership. One is the proprietorship, it is also called sole proprietorship, partnership and corporation. जो प्रोप्राइटरशिप है जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, इसका मतलब ये है सोल का कि इट इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। सेकेंडली जो ऑनर है इट इज ऑफन मैनेजर और ऑपरेटर, यानी जो बिजनेस है उसको ऑनर ही जो है वो मैनेज कर रहा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। एंड ऑनर रिसीव्स एंड एनी प्रॉफिट्स, सफर्स एनी लॉसेस एंड इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेट्स। यानी जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें ऑनर जो है जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा वो ऑनर ही इसको रिसीव करेगा। इस तरह अगर कोई लॉस होता है तो वो ऑनर ही उसको बेयर करेगा। और अगर उसने लोन लिया हुआ है तो जो लोन है जो ऑनर है वो पर्सनली लायबल होगा कि वो उस लोन को टाइमली या डेट को टाइमली पे ऑफ करे। इन द आइज ऑफ लॉ ऑनरशिप एंड बिजनेस आर सेम, लेकिन जब हमने अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हम एजम्पशन यूज करते हैं इकोनॉमिक बिजनेस एंटिटी का, जिसमें हम ऑनर की एक्टिविटीज को और बिजनेस की एक्टिविटीज को सेपरेट करते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन एक्टिविटीज को लिखेंगे जो रिलेट करेंगी बिजनेस के साथ, और ऑनर की जो पर्सनल एक्टिविटीज होंगी उसको हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि जो ऑनर है और जो बिजनेस है ये लॉ की नज़र में दोनों सेम होते हैं। अगर उसने किसी का जो है वो डेट देना है तो जो जिसने डेट लेना होगा वो बिजनेस को जो है वो उसके ऊपर पिटिशन फाइल नहीं करेगा, बल्कि वो कोर्ट में जब जाएगा तो वो ऑनर के ऊपर जो है वो पिटिशन फाइल करेगा और डिमांड करेगा ऑनर से कि वो उसको पैसे वापस करे, ना कि वो बिजनेस को कहेगा कि वो पैसे वापस करे। क्योंकि लॉ की नज़र में बिजनेस और ऑनर दोनों सेम होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हम उस दोनों को सेपरेट कर देते हैं, यानी ऑनर को और उसके जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटीज़ को हम सेपरेट करते हैं, ताकि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें ये बता सकें कि इस कंपनी की या इस फर्म की या इस बिजनेस की जो है वो क्या परफॉर्मेंस रही है। इसी तरह जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप की, यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उसमें सिंगल ओनरशिप थी, पार्टनरशिप में जो है वो एक से ज़्यादा ओनरशिप हो जाती है। यानी जब एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा लोग आ जाए तो वो एक पार्टनरशिप बन जाती है। ऑफन रिटेल एंड सर्विस टाइप, यानी जो भी बिजनेसेस हैं वो रिटेल का हो या सर्विस का बिजनेस हो, अगर वो उसको दो लोग ओन कर रहे हैं तो वो एक पार्टनरशिप है, या दो से ज़्यादा लोग ओन कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है। जनरली अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी है। जो पार्टनरशिप होते हैं, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि प्रोप्राइटरशिप में भी उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। इस तरह पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। यानी कि अनलिमिटेड से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी का लोन देना है वापस, और वो अगर उसको बिजनेस को बेचने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं बनते तो फिर वो पर्सनल एसेट्स अपने बेच के उस जो लाइबिलिटी है उसको वो पे ऑफ करेंगे। तो वो पर्सनल लाइबल होते हैं उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। इस तरह जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसमें आप डिसाइड करते हैं कि हमने उसमें जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें कि हमारा क्या रोल होगा और जो पार्टनर्स हैं उनका, और उनको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर किया जाएगा। इस तरह पार्टनरशिप की टाइप्स भी हैं, लेकिन ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा कि वो टाइप्स क्या हैं और पार्टनरशिप के इसी तरह जो प्रोप्राइटरशिप है उसके बेनिफिट एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसी तरह पार्टनरशिप के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है।
लेकिन ये इन दोनों से डिफरेंट है। जो 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 प्रोप्राइटरशिप है और जो पार्टनरशिप है, ये जो है ये लॉ की नज़र में दोनों जो है बिजनेसेस उसमें पार्टनर्स हों और बिजनेस दोनों सेम है। इससे प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस है, जो ऑनर है, वो सेम है। लेकिन कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन जो है एक लीगल बिजनेस एंटिटी है, यानी जो ऑनर है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को लीगली सेपरेट किया गया है। और इसमें जो ओनरशिप है इट इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्टॉक। तो उसमें जो कंपनी है, जो ओनरशिप है, उसको डिवाइड किया जाता है शेयर्स के अंदर, और शेयर्स के अंदर फॉर्म के अंदर उनको ओनरशिप दी जाती है। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि पार्टनरशिप और जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज अंडर स्टेट कॉर्पोरेशन लॉ, यानी ये जो भी आप फॉर्म करेंगे कॉर्पोरेशन, तो जिस स्टेट में आप फॉर्म करेंगे उस स्टेट के लॉ के मुताबिक ही आप उसको फॉर्म करेंगे। तो जो कॉर्पोरेशन होती है इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज़ डिसॉल्व बाय लॉ। तो इसको लॉ ही क्रिएट करता है और इसको लॉ ही जो है वो डिसॉल्व करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कॉर्पोरेशन है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेशन हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, वो जो शेयर्स उन्होंने परचेज किए हुए हैं वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। इससे ज़्यादा वो लायबल नहीं है, यानी वो पर्सनली लायबल नहीं होते। अगर आप फॉर एग्जांपल कंपनी ने, कॉर्पोरेशन ने लोन लिया हुआ है और वो उसने लोन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है और वो बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो उसके एसेट्स को अगर बेचने के बाद भी वो लोन अभी बचता है, तो शेयर होल्डर्स उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होंगे, बल्कि उनका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा उनके शेयर्स तक। जितने शेयर्स थे उनके पास जो परचेज किए थे जिस प्राइस पे, वहाँ तक वो लायबल हैं, उससे ज़्यादा वो लायबल नहीं है। तो उनकी जो लाइबिलिटी होती ये नहीं होगा जैसे पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में है कि उनके पर्सनल एसेट्स को बेच के जो है लोन को सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन में जो शेयर्स है वही वो लूज करेंगे, बाकी वो ये नहीं होगा कि उनके पर्सनल एसेट्स को भी बेच के आप लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करें। ये तीनों फॉर्म्स हैं, इसको मैंने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया है। इंटरेक्टिव सेशंस में इसको थोड़ा और हम एलोबरेट भी करेंगे, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर एक असाइनमेंट दूंगा कि जिसमें आप मुझे ये बताओगे कि इन तीनों के जो है वो उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसका जो है वो लॉस होता है। एंड ऑफ दिस टॉपिक क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग प्रोसेस इज करेक्टली सीक्वेंस्ड है। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है, यानी ABCD। आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग है, या रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन आइडेंटिफिकेशन है, या आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन है। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। Inshallah, we will discuss it in the interactive session. Thank you very much.